जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित विषय से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्री होती क्या है और कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, जिससे आपको हर एक टॉपिक्स के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति क्या होती है। ठीक है, तो ज्यामिति जो होती है गणित की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक। तो देखिए, जैसे एक रेखाखंड हो गया, दूसरा रेखाखंड हो गया, इनसे बनी जो आकृति होती है इनका अध्ययन किया जाता है। या फिर एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड और एक तीसरा रेखाखंड, इनसे बनी जो आकृति होती है इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो एक या एक से अधिक जो रेखाखंड होते हैं उनसे बनी जो आकृति होती है उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ज्योमेट्री के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि कोण क्या होता है। ठीक है ना। तो कोण क्या होता है, सबसे पहले आपके मन में दिमाग में यही उठ रहा होगा क्वेश्चन कि आखिर कोण क्या होता है, कोण को जानना जरूरी है। देखिए, किरणों के बीच के झुकाव को जो है कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोण। अर्थात मान लो पहली किरण, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक किरण मान लो ए बी हो गई, ठीक है ना। और इनके और एक दूसरी किरण बी सी हो गई, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये जो झुकाव है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है ना। और कोण को हमेशा थीटा से व्यक्त किया जाता है या फिर डिनोट किया जाता है, शो अप किया जाता है। और किरणों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। और कोण बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं बोलते हैं। ठीक है ना। कोण बनाने वाली दोनों भुजा कौन कौन सी भुजा हैं? एक भुजा ए बी हो गई और दूसरी भुजा बी सी हो गई। और इन दोनों के बीच में कोण कौन सा बन रहा है? और जो मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे दोनों रेखाएं जो हैं, भुजाएं जो हैं कट करती हैं, उसी को हम लोग सेंटर में लेते हैं। जैसे ए बी सी, ठीक है ना। बी भुजा पे कोण बन रहा है ना, बी बिंदु पे कोण बन रहा है, तो ए बी सी, बी को सेंटर में ले लिया, ए बी सी बराबर थीटा, अर्थात थीटा कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोण बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं बोलते हैं। अर्थात ए बी तथा बी सी जो है कोण की भुजाएं हैं, उनके बीच बनने वाला कोण ए बी सी बराबर थीटा है। ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो कोणों के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले शून्य कोण, जीरो एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल, समकोण राइट एंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल और रिज कोण स्ट्रेट एंगल। और रिज कोण को सरल कोण भी बोला जाता है। और फिर बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल और संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल। ठीक है। अब चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। अब इन कोणों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका शून्य कोण, अर्थात जिसे जीरो एंगल बोला जाता है। ठीक है। यदि कोण बनाने वाली यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य झुकाव शून्य होता है, ठीक है ना। जो दो कोण बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं और उन दोनों किरणों के मध्य यदि दो भुजाओं के मध्य में यदि झुकाव शून्य होता है तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण बोलते हैं, अर्थात जीरो एंगल बोलते हैं। तो जैसे एक भुजा, मान लो ये एक भुजा, एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी जो सबसे बड़ी है, और ये एक एरो लगा हुआ है और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन जो है ओवरलैप कर रही है। ठीक है ना। इनके बीच में झुकाव, जैसे यहाँ से अगर इस तरह खींची जाए तो इनके बीच में कुछ झुकाव हो गया, कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा। इनकी वैल्यू कुछ 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ भी झुकाव नहीं हो रहा था, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है ना। तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग? शून्य डिग्री कोण बोलेंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात कर लेते हैं न्यून कोण की, अर्थात इसे एक्यूट एंगल बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसा कोण जहाँ पे जो शून्य से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए इसे लिखेंगे कैसे आप लोग? देखिए, इसे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जीरो, शून्य से बड़ा, तो शून्य से बड़ा
तो ये देखिए थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई और 90 डिग्री से छोटी, ठीक है ना, 90 डिग्री से छोटी हो गई। तो इसे इस तरह लिख सकते हैं आप न्यून कोण के लिए, जो 0 से बड़ा है, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो इसे कैसे समझेंगे कि ये थीटा से बड़ा है या थीटा से छोटा है। तो देखिए ये सिंबल जो होता है ना, इसका मुंह जो एरो का निशान बना हुआ है, इसका मुंह जिस साइड खुला रहता है वो उस वैल्यू को बड़ा शो करता है, ठीक है, और जिस साइड पे तीर का निशान लगा रहता है उसको वैल्यू को छोटा शो करता है, ठीक है ना, प्रदर्शित करता है। तो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, तो ये न्यून कोण हो गया, ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये देखिए जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गई और यहाँ पे एक दूसरी भुजा है जो इन दोनों के बीच में झुकाव को शो अप कर रही है, ठीक है ना, तो ये एक न्यून कोण हो गया, ठीक है ना, अर्थात ये न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये कितना भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है और 1 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम। तो 0 से बड़ा 1 हो गया और 90 से कम 89, अर्थात 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, अर्थात 89 डिग्री तक यह जा सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपका कि समकोण क्या होता है, ठीक है। समकोण अर्थात जिसे राइट एंगल बोला जाता है, अर्थात 90 अंश का कोण जो होता है वह समकोण कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का बना हुआ है तो उसे हम लोग समकोण बोलेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का मतलब होता है कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए, कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाए और इसमें एक लाइन एकदम वर्टिकली अर्थात परपेंडिकुलर लंबवत खींची जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री का कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह एक 90 डिग्री का कोण है, अर्थात थीटा की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री है। और एक और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ऐसा कोण जिससे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और इसको लिखने के लिए बस थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं से वेरिएशन नहीं हो रहा है इसमें, ये एक फिक्स वैल्यू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा, तभी कोण 90 डिग्री बोला जाएगा, ठीक है, समकोण बोला जाएगा उसे। अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि अधिक कोण, अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, अर्थात ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो देखिए इसे लिखने के लिए सबसे पहले तो थीटा लिखो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 90 डिग्री से बड़ा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होने की बात कर रहा है ना, और 180 डिग्री से छोटा। तो देखिए 90 डिग्री की पहले बात किया तो 90 डिग्री से बड़ा, तो ये देखिए थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये इसके तरफ मुंह खुल गया तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया। और 180 डिग्री से छोटा, तो ये देखिए हमने छोटे का साइन लगा दिया फिर 180 डिग्री का लिख दिया, तो इस तरह करके आप इसे लिख सकते हैं। और इसकी समझ भी आपको हो गई होगी कि ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी बोल रहा है और 180 डिग्री से छोटा बोल रहा है, तो यह अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे देखिए, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो एक स्ट्रेट लाइन हो गया क्षैतिज रेखा और ये देखिए 90 डिग्री तो ऐसा होता है जो वर्टिकली होता है, इससे आगे कितना भी एंगल बढ़ेगा वह क्या कहलाएगा, 180 डिग्री अर्थात अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 डिग्री से कम, अर्थात यह 180 डिग्री की लाइन है, इससे कम है, इससे कम कहाँ तक ले जा सकते हो, 179 तक ले जा सकते हो, 91 से लेकर 179 तक की जो वैल्यू होगी वह अधिक कोण कहलाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ऋजु कोण क्या होता है। ऋजु कोण को हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थात स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सरल कोण भी बोला जाता है, ठीक है, अर्थात कोण 180 अंश का कोण जो है ऋजु कोण कहलाता है, अर्थात सरल कोण कहलाता है। और ऋजु कोण की दूसरी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, ऋजु कोण की अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे को विपरीत दिशा में होती हैं, अर्थात पहली किरण ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक सेंटर है और एक किरण इस साइड जा रही है, दूसरी किरण इसी को सेंटर मानकर इस साइड जा रही है, तो दोनों किरणें जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, उसे ऋजु कोण या फिर सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में बनता है अर्थात सरल रेखा में बनता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री हो गई,
ठीक है। इसी को रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल बोल दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बृहद कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए बृहद कोण क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बृहद कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है ना। 180 से बड़े की बात कर रहा है, 360 से छोटा। सबसे पहले तो लिखने के लिए तो थीटा लिख दिया, 180 से बड़ा बोल रहा तो 180 और 180 से बड़ा, ठीक है। थीटा 180 से बड़ा और 360 से छोटा तो 360 से छोटा। इस तरह करके आप इसकी वैल्यू लिख दिए। अब इसको लिखने के लिए आप इसकी वैल्यू 181 से लेकर 181 से लेकर 359.9 तक ले सकते हैं। तो यह बृहद कोण के अंतर्गत आएगा अर्थात रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको दर्शाने के लिए डायग्राम से कैसे समझोगे आप, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन हो गई 180, तो ये स्ट्रेट लाइन पूरी होती है और इससे बड़ा अर्थात ये दूसरी लाइन है, अर्थात ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्स एंगल अर्थात बृहद कोण बोलोगे, ठीक है। इसी तरह एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पे भी आप ले सकते हो। इसी प्रकार ये हमने 4 डायग्राम बनाए कि अलग अलग डायग्राम अलग अलग डायरेक्शन में भुजाएं चली जाएं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 180 से बड़ा कितना भी एंगल होगा सब कुछ जो है बृहद कोण के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आएगा। अब आगे बात कर लेते हैं संपूर्ण एंगल की, ठीक है ना। संपूर्ण कोण क्या होता है, ठीक है। अर्थात जब संपूर्ण कोण अर्थात कंप्लीट एंगल, ठीक है, 360 अंश का कोण जो होता है वह संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण की परिभाषा, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव जो है 360 डिग्री होता है तो ऐसा कोण जो है संपूर्ण कोण कहलाता है। जैसे एक पॉइंट जो है यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और रोटेट होकर वहीं पर फिर से आ गया, तो ये जो पूरा कोण बनेगा वह 360 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। इसी को आप लोग संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ और बात कर लेते हैं, कोणों के प्रकार के बारे में समीक्षा। और ये कुछ लिखा हुआ है जो हमने बताया हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए है कि वो जो लोग देख सकते हैं इसे, और बाकी चीज़ें तो हमने बता ही दी है, ठीक है। अब कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग ने सुना होगा पूरक कोण और कोटि पूरक कोण, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोग ने सुना होगा, पेपर में आपके पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। देखिए पूरक कोण क्या होता है, अर्थात जब दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, सॉरी, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना तो उसे पूरक कोण बोला जाता है, ठीक है। जैसे पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है। पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण बोलते हैं। जैसे मान लो हम आपसे पूछ रहे हैं कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, अर्थात 40 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करोगे जो 90 हो जाएगा, तो 90 में से घटा दिया जाता है 40 को, ठीक है। तो 90 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री जो है वह 40 का पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कुछ और अगर बातें करते हैं हम आपसे कि पूछते हैं, अगर मान लो हम आपसे पूछ रहे हैं अगर मान लो हम आपसे पूछते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, चलो आप बताओ। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, इसे 90 से घटा दो आप, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री जो है इसका पूरक कोण अर्थात कोटि कोण कहलाएगा। कोटि भी बोलते हैं इसे, कोटि वर्ड बहुत ज़्यादा यूज आता है आपके पेपर में। कोटि का मतलब होता है पूरक कोण को ही कोटि कोण बोला जाता है, ठीक है ना, कोटि पूरक कोण, ठीक है। तो इसे 90 से घटा दिया जाता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसे कोटि पूरक कोण बोल दिया जाता है। जैसे अब 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 20 इक्वल टू 70 इसका पूरक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार 70 का तो 20, जो इसकी अपोजिट वाली वैल्यू हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू का योग जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो वह पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं। आगे अब क्या बात करें आपसे कि आगे आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। जब दो कोणों का योग जो है
180 डिग्री हो जाता है। संपूरक कोण, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी तो हम कुछ दूसरा पेन का कलर यूज कर लेते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। तो हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, संपूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वहाँ पे संपूरक कोण होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 120 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 120 को जो है 180 से घटा दिया तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 60। तो ये इसका संपूरक कोण कहला जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार मान लो अगर देखते हैं हम लोग, और अब आगे बात करें अगर, तो 130 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 180 से घटा दिया तो 50 डिग्री, अर्थात इन दोनों का योग जो है ना 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक और डायग्राम जैसे ऐसे बना सकते हो आप कि ये हो गया, तो ये 130 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का योग जो है कितना बोल दिया गया, ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया टोटल आपका 180 डिग्री के बराबर, अर्थात यह एक संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस थी, और कुछ और बातें करते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं आपको। आसन्न कोण क्या होता है, शीर्षक मुख कोण क्या होता है, तो इनके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। अब देखिए कुछ कोणों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर, ये सब कोण होते क्या हैं आखिर। ठीक है ना, तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है कि जैसे दो समांतर रेखाएं, मान लो ए तथा ए बी, तथा अब मान लो ये यल और ये यम दो समांतर रेखाएं हैं, और इनको पी क्यू रेखा जो है वह कट करती है। एक तिर्यक छेदी रेखा पी क्यू है जो एक दूसरे इन लाइनों को, एल एम को कट कर रही है। ठीक है, तो इनके बीच में जो देखिए कुछ एंगल आपको दिख रहे होंगे, हमने नाम दे के रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण इनके बीच में बनने वाले कोण हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में बनने वाला जो कोण है, इन्हीं के बारे में कुछ रिलेशन हम आपको बताए दे रहे हैं। तो देखिए अंतः कोण क्या होता है, जैसे दो समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को कट करती हैं और उनके अंत और दो समांतर रेखाएं खींची गई, उनको एक तिर्यक छेदी रेखा जब कट करती है तो अंदर साइड जो बनने वाले कोण होते हैं वह अंतः कोण कहलाते हैं। अब देखिए अंदर साइड कौन कौन से कोण बन रहा है, 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6, यह अंतः कोण कहला गए। ठीक है ना, और इसी तरह बाहर की ओर बनने वाले कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। 1 2 7 और 8, यह बाह्य कोण है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बाहर के साइड पे कोण बन रहे हैं, जो एक तिर्यक छेदी रेखा कट कर रही है, इनमें बाहर साइड पे कोण बन रहे हैं, इसलिए इन्हें बाह्य कोण बोल दिया गया। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर बात करें तो देखिए संगत कोण क्या होता है। ठीक है ना, तो संगत कोण क्या होते हैं कि दो समांतर रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को जब एक दूसरे के समांतर होती हैं, फिर उनको एक तिर्यक छेदी रेखा जब कट करती है तो एक साइड पे बनने वाले कोण, जैसे एक तिर्यक छेदी रेखा इसको कट कर रही है और इसके एक ही साइड पे, देखिए इसको कैसे दिखाएं हम आपको, देखिए जैसे एक साइड पे जैसे एक है और एंगल एक एंगल 5 के बराबर है, ये देखिए एंगल एक एंगल पे एक 5 के बराबर है। ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया गया, संगत कोण बोल दिया गया। ठीक है, एक ही साइड पे बनने वाले कोण, और इसके बाद दो जो है एंगल 2 एंगल 6 के संगत कोण है। इसी प्रकार एंगल 4 जो है एंगल 8 के संगत कोण है, और 3 जो है एंगल 7 का संगत कोण है। तो यहाँ पे लिखा गया है 1 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 7 के साथ और 4 जो है 8 के साथ जो है यह संगत कोण बनाते हैं आपस में। ठीक है ना, अर्थात एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण जो होते हैं वह संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर, और एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर, और इसी प्रकार अब ये हम लोग एक बाह्य और एक अंतः की बात कर लिए। अब इसी प्रकार अंदर से बात कर लेते हैं, 3 जो है 7 के बराबर, 4 जो है वह 8 के बराबर, तो ये संगत कोण कहला गए। अब अंतः एकांतर, अब देखिए एकांतर का मतलब क्या होता है, जो समांतर रेखाएं कट कर रही एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा जो कट कर रही है, तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाले कोण जो होते हैं ना, अंतः की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर पे जो बनने वाले अंतः एकांतर कोण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, 3 जो है एंगल 6 के बराबर, इसी प्रकार 4 जो है 5 के बराबर, 3 जो है 6 के बराबर, कोण 3 कोण
6 के बराबर और कोण 4 जो है कोण 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अंतः एकांतर अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले जो कोण है अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे। और रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो 3 का विपरीत क्या है 6 और 4 का विपरीत क्या है 5। ठीक है। तो जैसे ही हम आपको दूसरा डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये यहाँ पे 3 है, तो इसका अपोजिट क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है ना। तो 3 का अपोजिट 6। इसी प्रकार यहाँ पे 4 है, तो इसका अपोजिट क्या है यहाँ पे 6। एक साइड पे नहीं, इसके अपोजिट, इस रेखा के अपोजिट साइड पे, तो इधर बन जाएगा तो एक ही साइड हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट साइड पे जो बनेगा वह अंतः एकांतर कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बाह्य एकांतर की बात कर रहे हैं, तो देखिए बाह्य एकांतर, तो देखिए एक जो है किसके बराबर, वह एक जो है 8 के बराबर, तो और इसके बाद 2 जो है वह 7 के बराबर। बाह्य एकांतर की बात कर रहा है, अर्थात दो समांतर रेखाओं के बाहर के साइड पे जो कट करने वाले कोण हैं, लेकिन उसके एकांतर अर्थात उसके एक अंतर पे, ये तो इधर पे और इसको ले लोगे तो ये तो यही हो जाएगा, सेम कोण हो जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ले लोगे आप पीछे, तो एकांतर हो गया, अर्थात रेखा के दूसरी साइड अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। बनने वाले कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, तो एक जो है 8 के बराबर हो गया, इसी प्रकार 2 जो है वह 7 के बराबर हो गया। ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछ लेता है एंगल एक की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बाह्य एकांतर कोण है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू जो है आपस में बराबर होगी। ठीक है। और इसी प्रकार तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने, अर्थात 3 जो है 5 के बराबर, 4 6 के बराबर, 4 जो है वह 6 के बराबर और 3 जो है 5 के बराबर, अर्थात तिर्यक छेदी रेखा के एक ही साइड बने कोण ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना। तिर्यक छेदी रेखा जो है, ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, इसके एक साइड पे जो बने कोण है ना, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जिन्हें हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक है। या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो MPSI हो, MP पुलिस कांस्टेबल या फिर टेट रेलवे SSC, कोई भी एग्ज़ाम हमारे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपको बेसिक समझ है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।